हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पेज सिमेनिया। तो आज हम 7 जून का द हिंदू एडिटोरियल में साइंस एंड टेक्नोलॉजी और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो पहला हमारा आर्टिकल है वो माइक्रो प्लास्टिक से जुड़ा हुआ आर्टिकल है। आप देख सकते हैं कॉर्नर पे एक फिगर बना हुआ है। तो पहले तुम जानते हैं कि माइक्रो प्लास्टिक्स होता है क्या। जैसा कि आप टर्म से देख सकते हैं कि माइक्रो मतलब प्लास्टिक जो होती है, बड़ी प्लास्टिक होती है, उसका जो छोटा सा पार्ट टुकड़ा होता है उसको कहते हैं माइक्रो प्लास्टिक। और उसका साइज मिनिमम जो है 5 mm से जो है कम होता है, उसको हम माइक्रो प्लास्टिक्स के अंतर्गत जो है मेज़र करते हैं। तो इसमें इस आर्टिकल में क्या कह रहे हैं, इस आर्टिकल में कह रहे हैं जो आपका डीप सी होता है, मेनली डीप सी क्या होता है, अगर हम उसको साइंटिफिक एरिया में बात करें कि जो आपका डीप सी जोन होता है उसको हम कहते हैं बेंथिक जोन। तो बेंथिक जोन का समझना, तो आप एक बार उसको फिगर में दे सकते हैं। पहला क्या है, जो आपका सी का ऊपर का पार्ट होता है उसको कहते हैं लिटरल जोन। दूसरा क्या होता है, लिम्नेटिक जोन। तीसरा क्या होता है, प्रोफिउंडल जोन। लास्ट क्या होता है, बेंथिक जोन। तो ये 4 जोन में कि जो हमारा सी होता है उसको डिवाइड किया जाता है। तो जो बेंथिक जोन होता है वहाँ पे काफ़ी माइक्रो प्लास्टिक्स का एक्यूमुलेशन अभी दिख रहा है। तो इसमें कह रहे हैं कि वो एज अ आपका माइक्रो प्लास्टिक हॉटस्पॉट हो सकता है। तो माइक्रो प्लास्टिक हॉटस्पॉट मतलब क्या हुआ, जैसा हम जानते हैं कि आपका बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी होता है, मतलब जहाँ पे डाइवर्सिटी जो है काफ़ी रिच होती है, चाहे वो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे मतलब कुछ भी होता है वहाँ। जैसे अगर हम अपने अर्थ पे ही देखो, कहते हैं ना कि हमारा जैसे हमारे इंडिया में वेस्टर्न घाट जो है वो भी एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब वहाँ पे जो डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ऐसा जो सी होता है वहाँ पे भी काफ़ी डाइवर्सिटी रिच होती है। तो मेनली जो है वहाँ पे माइक्रो प्लास्टिक्स का एक्यूमुलेशन होता हुआ दिख रहा है, तो जो एक मेजर कंसर्न है वहाँ के स्पीसीज़ के लिए। दूसरा आर्टिकल क्या है, दूसरा आर्टिकल आपका WBC में के काफ़ी पार्ट होते हैं, 5 पार्ट मेनली होते हैं। तो उसमें ये न्यूट्रोफिल्स की बात करें। न्यूट्रोफिल्स क्या है फिर सबका, न्यूट्रोफिल्स जो है जब आपके बॉडी में कहीं भी इंजरी होती है तो जो वहाँ का टिश्यू होता है तो उसको ये रिपेयरिंग का काम करता है न्यूट्रोफिल्स। तो ये इस पूरे आर्टिकल में मेनली न्यूट्रोफिल्स की ही बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल क्या है फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है RT-PCR टेस्ट से जुड़ा हुआ आर्टिकल है। RT-PCR टेस्ट क्या होता है आपका, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसको अभी कोविड-19 टेस्ट करने में जो है काफ़ी इसमें मतलब हेल्पफुल माना गया है। तो इनका कहना है कि जो एक हैदराबाद में इंस्टीट्यूट है, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, उन्होंने जो है आपका RT-PCR जो मेथड टेस्ट होता है उसको चीपर वे में और इफेक्टिव तरीके से जो है, मतलब जो टाइम देखिए क्या होता है, RT-PCR टेस्ट जो होता है कोविड-19 को टेस्ट करने में अभी जो जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है और काफ़ी कॉस्टली भी होता है। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो जो नंबर ऑफ टेस्ट हैं वो काफ़ी कम हो पाते हैं। तो और हम जानते हैं कि अगर डिजीज़ को किसी भी पैंडेमिक को जो है अगर हमको कंटेन करना है तो जो आपकी टेस्टिंग रेट होती है उसको जो है एक सही मात्रा में होना चाहिए, तभी हम जान पाएंगे जो इन्फेक्टेड पर्सन कितने हैं और उसको कंटेन कर पाएंगे। तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था और काफ़ी कॉस्टली भी था। तो अभी जो इंस्टीट्यूट है इन्होंने इसको लेस कॉस्टली और एक इफेक्टिव तरीके से बनाया हुआ है। तो इसमें ये क्या किए हैं इसको हम एक बार जान लेते हैं। इसमें ये क्या किए हैं कि देखिए जो आपका यूजुअल टेस्ट होता है मेनली, तो यूजुअल टेस्ट कैसे होता है कि आपके नेज़ल स्वैब लेंगे आपके जो नाक से और आपके माउथ से जो है जो आपका सैंपल लेते हैं उसको लेते हैं और फिर उसको एक कल्चर में रखते हैं। उसका नाम कहते हैं वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम। उसको उस कल्चर में उसको रखा जाता है और उसके बाद उसी से एक उसका पार्ट ऑफ लिक्विड हम लोग लेते हैं और फिर उसमें से वायरल RNA को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो वही आपका टाइम कंज्यूमिंग होता है मेनली। और उसी के बाद जो है उसमें हम टेस्ट करते हैं, ठीक है। और फिर उसी का मतलब कि जो आपका जो जिसमें से वो पार्ट लेते हैं आपका सैंपल से, उसमें जो थोड़ा पार्ट लेते हैं जिससे हम क्या बोलते हैं RNA को एक्सट्रैक्ट करते हैं और बाकी पार्ट को जो है स्टोर कर देते हैं, आइसोलेट कर देते हैं। तो इसीलिए ये मेनली एज अ आपका जो RT-PCR टेस्ट है उसमें होता है। तो इसमें नया क्या किए हैं, इसमें नया ये किए हैं कि जो आपका नेज़ल स्वैब होता है जिसको VTM में रखा जाता है, जब हमने देखा वायरल क्या है आपका वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम, उसमें रखते हैं। उसके बाद वहाँ से हम जो वो RNA उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। लेकिन उसका कहना है कि इसमें जो नया तरीका ये डेवलप किए हैं उसको कह रहे हैं उसमें आपका विटामिन ना रख के बल्कि उसका ट्रेस EDTA TE जो है बफर एक होता है सोल्यूशन, उसमें जो है रखा जाता है और उसको बिल्कुल जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है रखते हैं। मतलब क्या ऐसा कहा जाता है कि जो जब टेम्परेचर बहुत कम रहता है तो वहाँ पे आपका वायरस जो है काफ़ी अच्छे से सर्वाइव कर जाता है। तो उसको जो है और ज़्यादा दिन तक मान लीजिए उसको रखना हो तो -80 डिग्री तक भी जो है उसको रखा जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, जब उसको टेस्टिंग करना होता है
तो टेस्टिंग करने के लिए क्या करते हैं, जो उसका स्मॉल पार्ट होता है उसको हम लेते हैं और फिर उसको जो है हीट करते हैं 98 डिग्री सेल्सियस पे। तो ऐसा हम जानते हैं कि जो मेनली आपके वायरसेस होते हैं जब उनको मैक्सिमम टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो उसकी जो इफेक्टिवनेस होती है वो कम, मतलब जो उसका कह सकते हैं कि जो आपका वायरस का सेल वॉल होता है वो मेनली ब्रेक हो जाता है। तो इससे जो आरएनए होता है वो एक्सट्रैक्ट करने में जो है काफ़ी आसानी होती है, मतलब वो आरएनए जो है ईजिली रिलीज हो जाती है, क्योंकि आपका जानते हैं आरएनए जो डीएनए होता है वो सेल के अंदर ही होता है, तो वो इजीली जो है रिलीज़ हो जाता है उससे। तो इससे जो आपका आरटीपीसीआर टेस्ट है वो जो है आसानी से और वो जल्दी हो जाता है, क्योंकि उसको एक्सट्रैक्ट करने में मतलब पूरा आपका मशीनरी से वो काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो ये मेनली ऐसा देखने को पाया गया है। तो देखिए ऐसा नहीं है सिर्फ इसको ऐसा मतलब कि इन्होंने किया है तो और वो उससे इफेक्टिव बता रहे हैं। तो इफेक्टिवनेस में ये तो हमने देखा कि एक टाइम कंज्यूमिंग जो कहा था वो टाइम कंज्यूमिंग का। अब इफेक्टिवनेस की बात करें अगर हम, तो इसको टेस्ट किया गया था मेनली, इसको जो है बता रहे हैं इसमें, तो जो मिस 40 पेशेंट पे इसका इस्तेमाल किया गया था। तो जो आपका स्टैंडर्ड मतलब इस जो आपके नए मेथड से किया गया था तो उसमें 22 लोगों को पॉजिटिव पाया गया था और 18 लोगों को नेगेटिव पाया गया था। लेकिन वही सेम जो आपका स्टैंडर्ड पीसीआर मिस आरटीपीसीआर टेस्ट है उसको करने के बाद आपका 23 लोगों को पॉजिटिव पाया गया था और 17 लोगों को नेगेटिव पाया गया था। तो आप देख सकते हैं कि जो उसकी इफेक्टिवनेस है वो भी काफ़ी अच्छी है और ये टाइम कंज्यूमिंग भी कम है और इफेक्टिवनेस भी कम है और कॉस्ट में भी काफ़ी कम आता है, क्योंकि हम उसको अगर मशीनरी के माध्यम से आपका आरएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उसमें जो है ज़्यादा पैसा भी लगता है, क्योंकि उसमें अलग अलग इनपुट्स भी लगते हैं। अगर सिंपली उसको हीट करके और उसके आरएनए को रिलीज़ करा के उसको टेस्ट करते हैं तो फिर उसको जो है हम लोग थोड़ा सा उसमें पैसा थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। तो ये मेनली इस पूरे आर्टिकल में कह रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आपका वेंटिलेटर से आपका जुड़ा हुआ आर्टिकल। तो इसमें कह रहे हैं कि वेंटिलेटर जो है वो हमेशा जो है ज़रूरी नहीं होता, वो काफ़ी मतलब वो अल्टरनेटिव मतलब भले हुए एक सप्लीमेंट तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी हार्म भी करता है बॉडी को। तो अगर हम बात करते हैं जो हमारा ब्रीदिंग का मैकेनिज्म होता है वो मिलने कैसे होता है, हम सांस लेते हैं और जो हमारा ट्रैकिया होता है विंड पाइप जहाँ से हम श्वास की नली होती है वहाँ से आपका जाता है नीचे और फिर वो आपके जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं लंग्स में वहाँ पे जाके अंदर वो हवा जो है अंदर होती है और वहाँ पे आपका क्या होता है, वहाँ पे एल्वियोलाई होता है, मतलब ऐसे बैलून टाइप का स्ट्रक्चर होता है, आपने देखा होगा फिगर में। तो फिर वहाँ से जो आपका एल्वियोलाई होता है फिर वहाँ से जो आपका ऑक्सीजन होता है मेनली वो ब्लड में डिफ्यूज़ करता है और इस तरह जो आपका ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में कैपिलरीज के माध्यम से जो है पूरे बॉडी में जो है पहुँच जाता है। तो इससे ये मेनली हमारा मैकेनिज्म होता है। तो लेकिन जो आपका आरटीपीसीआर टेस्ट होता है, सॉरी I'm सॉरी, जो आपका जो वेंटिलेटर होता है फ्रेंड, तो इससे क्या करते हैं ये जो मेनली आपका रिदम होता है और जो आपका फ्लो होता है मेनली जो नेचुरली होता है बॉडी से वो उसको मिमिक मतलब उसको सिंपली तरीके से डुप्लीकेट नहीं कर पाता है। वो काफ़ी कई मायनों में वो जो है कम होता है। कहाँ कहाँ पे कम होता है इसको हम एक बार देख लेते हैं। इसमें ये होता है कि देखिए आपका जो वेंटिलेटर होता है, ठीक है, वो आपका जैसे हमारे जो आपके बॉडी में जो प्रेशर बनता है, ब्लड प्रेशर बनता है, उसको मेंटेन करना थोड़ा सा उसके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि हम जानते हैं आपका बॉडी का सबका प्रेशर ब्लड प्रेशर वेरी करता है और वो सब के लिए बराबर नहीं हो सकता है ना। तो जो आपका एक प्रेशर वेरिएंट होता है उसमें कहीं ना कहीं आपका वेंटिलेटर जो है वो आपके लंग्स को जो है हार्म करता है। ऑब्वियस बात है, जब आपके लंग्स में बाहर से हवा पास कराई जाएगी मतलब की जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली आपको फोर्स कर रही, आपके जो बॉडी सिस्टम उसकी अगेंस्ट काम कर रही है ना, क्योंकि आप कितनी मात्रा में आप सांस लेते हैं ये आपकी बॉडी पर डिपेंड करता है। अगर आपको उससे ज़्यादा आपको वेंटिलेशन में जब का होता है मशीन से दिया जाए तो आपकी बॉडी भी उतना प्रेशर को वेरी मतलब कि उतना मेंटेन नहीं कर पाएगी। तो ये आपका पहला आपका लिमिटेशन हुआ इसका वेंटिलेटर का। दूसरा क्या हुआ, दूसरा आपका देखिए जो आपका वेंटिलेटर होता है ये आपकी हवा जो आपकी सांस होती है उसको तो फुलफिल कर देता है, लेकिन हमने देखा कि जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है वो जो है फुलफिल नहीं कर पाता है मेनली। तो ये आपका दो लिमिटेशन हुआ वेंटिलेटर्स का। तो अभी कोविड-19 में क्या देखा गया, कोविड-19 में ये देखा गया है फ्रेंड्स कि एक न्यूयॉर्क हॉस्टल में स्टडी कराई गई थी। इसमें ये देखा गया कि 320 पेशेंट्स पे, तो इसमें ये देखा गया कि उसमें जो आपके 11.9 मीन्स पेशेंट थे सिर्फ वही उसमें सर्वाइव किए थे मेनली, जो मतलब कि जिनको वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था, बाकी की जो है बाकी बच नहीं पाए थे। तो इससे ये जाहिर होता है कि जो आपका वेंटिलेटर्स है इस समय भी कोविड-19 की परिप्रेक्ष्य में बात करें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो ज़रूरत क्या है, ज़रूरत ये है कि सरकार को जो एक पैलिएटिव केयर होता है, पैलिएटिव केयर क्या होता है फ्रेंड्स, कि जैसा कि हम जान रहे हैं
उससे क्या है कि जो आपके अलग अलग जैसे जो आपके डॉक्टर्स हैं और जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, मतलब जो आपके डॉक्टर्स होते हैं, वो अलग अलग आपके ड्रग्स के माध्यम से जो ड्रग्स दिए जाते हैं, और जो आपका मेडिसिन हम उसमें बात कर रहे हैं, तो मेडिसिन वगैरह के माध्यम से और काउंसलिंग करके पेशेंट्स को, उनकी फैमिली को एज आ एक सपोर्ट प्रोवाइड करें, जिससे वो जो आपके पेशेंट हो उनके मन में जो फियर है वो कम हो, और एक एक कह सकते हैं कि उनकी रिकवरी उससे थोड़ा सा बेहतर हो, बजाय वेंटिलेटर सपोर्ट के। ये सरकार ऐसा कर सकती है, ऐसा WHO ने भी जो है एक अभी क्या होता है रिकमेंडेशन में हाल ही में कहा था। तो ये मेनली जो है कहा गया है इसमें। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? नेक्स्ट आर्टिकल आपका डायबिटीज़ से जुड़ा हुआ आर्टिकल है। इसमें बता रहे हैं कि इंडिया में जो आपकी इंडिया में 640 डिस्ट्रिक्ट में जो है ऐसा पाया गया है कि कम से कम 50 डिस्ट्रिक्ट में ऐसा पाया गया है कि जो आपका डायबिटीज़ का प्रेवलेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। और वो मेनली जो आपकी 35 से 49 साल की महिलाएं हैं उनमें ये ज़्यादा, मतलब कि उनमें हर 10 महिलाओं में एक मतलब कि एक महिलाओं को डायबिटीज़ है। और ये मेनली जो है आपका जो तमिलनाडु है, केरला है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, इन डिस्ट्रिक्ट में जो है इसका प्रेवलेंस ज़्यादा देखने को मिला है। तो देखिए आप डायग्राम में भी आप आसानी से दे सकते हैं किस तरह आपके जो सदर्न स्टेट्स हैं, जो आपके नदर्न स्टेट्स हैं, उनमें काफ़ी वेरिएशन है, मतलब काफ़ी मात्रा में आप देख सकते हैं कि सदर्न स्टेट्स में ये देखने को पाया गया है। तो देखिए एक जो आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है, तो वो अभी चौथा आपका 2015-16 में किया गया था। तो उसमें उन्होंने कलेक्ट किया था जो आपके वुमेंस हैं उनके डिफरेंट हेल्थ हेल्थ इंडिकेटर्स को, ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट वाइज में जो इसको किया जाता है। तो उसमें 2,35,000 के अराउंड वुमेंस का जो है डेटा उसमें लिया गया था, 36 जो आपके स्टेट और यूनियन टेरेटरीज़ हैं। तो उसमें ये पाया गया कि आपकी जो डिजीज़ हैं और जो उससे जुड़े हुए, मतलब कि उनसे जो डिजीज़ है और उनसे मतलब क्या प्रभाव हैं अलग अलग, जो उससे मतलब क्या उसका रिलेशन है दूसरे फैक्टर से। तो देखिए जैसा कि हम मानते हैं, जो आपका सोशो इकोनॉमिक कैटेगरी को भी उसमें मेंशन किया गया, लोकेशन कहाँ ज़्यादा है कहाँ पे कम है, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन कितने हैं, ओबेसिटी मतलब कितना मोटापा है, और हाइपर टेंशन वगैरह कितना है। तो इन सब को डिजीज़ से जो है कोरिलेट करके इसमें इस डेटा में जो है दिया गया है। तो और ये पहली बार जो आपका जो आपका नेशनल हेल्थ सर्वे हुआ था, ये आपका 2015-16 में, तो उसमें ये पाया गया था, उसमें उसमें पहली बार ये कलेक्ट किया गया था क्योंकि जो आपका ग्लूकोज, आपका ब्लड में ग्लूकोज लेवल होता है उसको भी, मतलब मेन और वुमेन में उसको भी जो है इसमें उसमें मेजर किया गया। तो आपका जो डायबिटीज़ होता है मेनली क्या होता है फ्रेंड, डायबिटीज़ को यही होता है, मतलब जो आपके आपके बॉडी में जब ग्लूकोज लेवल जो है ज़्यादा हो जाता है, जब आपका ज़्यादा होता है उसको कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, और जब कम होता है तो उसको कहते हैं जब आपका उल्टा मैं बोल गया, सॉरी माफ़ करिएगा, आपका हाइपोग्लाइसीमिया मतलब जब आपका कम होता है मेनली, ठीक है। और हाइपरग्लाइसेमिक करता है जब आपका ज़्यादा हो जाता है ब्लड शुगर उसमें, आपके मतलब जो आपका ग्लूकोज लेवल है आपके ब्लड में। तो ये मेनली जो है ऐसा देखने पाया गया। तो उसमें इस कुछ रीज़न बता रहे हैं। तो रीज़न मेनली जो क्या बता रहे हैं कि हम जानते हैं कि जो आपके सदर्न स्टेट्स हैं, जो आपके ईस्टर्न स्टेट्स हैं, मेनली वेस्ट बंगाल, उड़ीसा वगैरह, वहाँ पे जो राइस, मीट और फिश मेनली जो है ज़्यादा खाते हैं, और जो आपका स्वीट्स वगैरह और स्नैक्स वगैरह ज़्यादा खाते हैं। तो इससे क्या होता है, इसमें जो आपका ग्लूकोज लेवल होता है ब्लड में वो काफ़ी बढ़ जाता है। और देखिए जो ये 35 से 49 साल की जो एक होती है, तो इसमें काफ़ी एक सीडेंटरी लाइफ हो जाती है वुमेंस की, तो उसमें ये भी देखने को ऐसा पाया गया है। तो ये मेनली से कुछ कारण बता रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आपका लोकस्ट अटैक से जुड़ा हुआ आर्टिकल है। लोकस्ट अटैक जो है हमने इसमें काफ़ी आर्टिकल में डिस्कस किए थे। तो इसमें क्या क्या बता रहे हैं, इसमें हम पहले जो कुछ नए पॉइंट है उसको देख लेते हैं, बाकी हमने डिस्कस किया था कैसे कैसे कहाँ कहाँ से ये होते हैं अराइज। तो देखिए इसकी अगर हम बात करते हैं कंट्रोल कैसे किया जाता है, तो इसके क्या क्या है, अपने इंडिया में कैसे किया था पहले तो हम वो देख लेते हैं। अपने इंडिया में जो आपका जोधपुर है, जोधपुर में आपका क्या है फ्रेंड्स, आपका जोधपुर में जो आपका जो मीन्स LWO क्या आपका लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे ये इस्टेब्लिश है। वो 1900 जो आपका कह सकते हैं कि 1900 के अराउंड जो है इसको बनाया गया था, ये ब्रिटिशर्स ने जो है बनाया था। तो मेनली इसको इस्टेब्लिश किया गया था वहाँ पे। तो ये क्या हुआ था, और उसके बाद, और ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये हम इसको एक बार देख लेते हैं। ये आपका डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटीन एंड स्टोरेज, जो आपकी हेल्थ जो आपकी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत ये जो है आता है। तो इसी और ये जो है जो आपका डेटा है, और ये कहाँ पे जो इसमें मिस होता है, जो आपका ये Vikaspedia.in होता है, वहाँ पे इसके पूरे डिटेल तरीके से मतलब क्या प्रॉब्लम है और क्या किस तरह कंट्रोल किया गया
उन सब को जो है उन पूरे डेटा को इसका इस्तेमाल करके ये मिनिस्ट्री ऐसा करती है, ठीक है। तो ये आपका मेनली ये है। और अगर हम बात करें तो ये ऐसा नहीं, जो लोकस्ट अटैक है वो सिर्फ इंडिया में नहीं, हमने पहले भी देखा था, आपका जो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे, ईरान में हो गया, अफ्रीका में हो गया, ऑस्ट्रेलिया, मतलब कुछ कुछ आपके ऑस्ट्रेलिया पार्ट में भी ऐसा देखने को पाया गया है। तो जो आपका जो आपका यूएन है, ठीक है, यूएन में आपका जो FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो वो जो है पूरा फंडिंग वगैरह, और जो आपके जहाँ पे ये इससे बहुत ही प्रभावित, तो फंडिंग वगैरह और एडवाइस वगैरह प्रॉपर जो है आपका FAO जो है देता रहता है। तो ये मेनली दो अपने इंडिया लेवल पे और एक ग्लोबल लेवल पे जो दो एजेंसी जो है काम करती हैं। अब हम जानते हैं कि जो आपका लोकस्ट है वो किस तरह फॉर्म होता है, किस तरह जो है पूरे एक झुंड में जो है ये होते हैं, उसका एक बार मैकेनिज्म जो है हम जान लेते हैं। तो देखिए आता है, जब आपका एक लोकस दूसरे दूसरे लोकस को टच करता है तो इससे क्या होता है, इससे एक तो कह सकते हैं कि एक स्टिमुलेशन देखने को मिलता है और फिर उनके बिहेवियर में चेंज आता है। और फिर क्या होता है, फिर जो आपके मीन्स होते ये लोकस होते हैं, उनके अंदर जो नर्व्स होती है वो स्टिमुलेट हो जाती हैं और फिर वो एक साथ आने लगते हैं। तो और इससे फिर उनकी क्राउडिंग भी क्या कह सकते हैं कि होने लगती है। तो ये मेनली इसके कारण बता रहे हैं। और इसमें लेकिन जो एक मुख्य कारण है वो हम देख लेते हैं। तो मुख्य कारण बता रहे हैं, एक सेरोटोनिन नामक का एक केमिकल होता है, उसी के माध्यम से जो है ये पूरा कह सकते हैं एक झुंड में ये बनते हैं। तो ये आपका जो सेरोटोनिन होता है, ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये आपका एक न्यूरोकेमिकल होता है। ये इसी कारण जो उनका एक क्राउडिंग है ये मेनली इसी ये होती है। और अगर इसको कम करना है तो इसके लिए एक इनहिबिटर आता है, उसको कह रहे हैं कि उसका इस्तेमाल करके जो आपका इनकी, जैसे देखिए जो आपका सेरोटोनिन है उसी के माध्यम से इंसेक्ट्स के मध्य जो है एक कोऑर्डिनेशन होता है और फिर वो झुंड में एक कह सकते हैं कि अटैक करते हैं आपके जो प्लांट्स वगैरह हो गए। तो अगर इसको इनहिबिट मतलब उसको ख़त्म कर दिया जाएगा तो जो उनका एक कह सकते हैं कि जो उनका सेरोटोनिन का प्रोडक्शन अगर उसको ख़त्म कर दिया जाए तो उससे उनकी क्राउडिंग जो आपका एक कहते हैं कि वो हो रहा है तो वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए ये बता रहे हैं एक मॉलिक्यूल है आपका 5-HT और AMTP, इसके इस्तेमाल से जो आपका सेरोटोनिन का प्रोडक्शन है वो उसको काफ़ी हद तक जो है कम कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या कह रहे हैं, इसके लिए आपका जो ही बता रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि आपका जो स्प्रे सेरोटोनिन आपका सेरोटोनिन इनहिबिटर है उसके इस्तेमाल से जो आपके स्वाम्स होते हैं, जो आपके ये लोकस्ट होते हैं, जब वो झुंड बनते हैं उसको रोका जा सकता है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा बता रहे हैं कि हम जैसा कि हम कन्वेंशनली यूज़ करते हैं आपका मेलाथोइन के माध्यम से, उसको हम अभी इस समय जो है मेलाथोइन जो केमिकल है उसके माध्यम से हम लोग एज अ लोकस के अटैक को कम करते हैं, उसकी स्प्रेइंग करके। तो लेकिन ये हमारा कह सकते हैं कि ये इन्वायरमेंटली उतना सस्टेनेबल नहीं, मतलब कि अगर वो एनिमल ह्यूमन्स के टच में आएगा तो वो काफ़ी उसके हार्मफुल इफेक्ट भी हैं। तो ज़रूरत यह है कि जो आपका जो बायोपेस्टाइड्स जो आपके मीन्स पेस्टिसाइड्स हैं उसका इस्तेमाल करें ताकि वो एक इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल सोल्यूशन होगा फ्रेंड। तो ये मेनली इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा गूगल सुडो आर्टिकल है। गूगल में इसमें क्या बात कर रहे हैं, इसमें बात कर रहे हैं कि अभी हाल ही में US में एक कह सकते हैं कि एक केस फाइल किया गया है गूगल पे के अगेंस्ट। उसमें ये कह रहे हैं कि जो ये आपका गूगल है ये आपकी ब्राउजिंग डेटा को कलेक्ट करता है और जिससे क्या होता है, जिससे आपकी प्राइवेसी जो है वो ब्रीच होती है। भाई देखिए अगर आपका जो ब्राउज़ करते हैं आप इंटरनेट पे, अगर वो उसकी डेटा को वो कलेक्ट करेगा तो वो क्या होगा, फिर वो जो अलग अलग कंपनी जो आपके डेटा मतलब जो आपके साइट्स कंपनी होती हैं उनको जो है उनको सेल करेगा, उससे बिजनेस करेगा। तो उससे जो है आप कह सकते हैं कि आपके जो चॉइसेस हैं, जो आपकी प्राइवेसी है वो ब्रीच हो रही है ना भाई। अगर मान लीजिए आप कोई भी साइट ओपन कर रहे हैं, मान लीजिए वो क्लासीफाइड साइट हो, ठीक है, अगर आप उसको जो है शेयर करना नहीं चाहते लेकिन अगर फिर भी वो लीक होती है तो इससे तो आपकी प्राइवेसी ही ब्रीच हुई ना। तो इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा कि उनकी प्राइवेसी कोई ब्रीच हुई है। और ये कह रहे हैं कि ये जो आपका USA में लॉ है, ठीक है, वो आपका एक फेडरल वायर टैप लॉ है और कैलिफोर्निया में प्राइवेसी लॉ, इन दोनों को ब्रीच करता है। तो देखिए कैसे ये करता है मेनली, ये हम देख लेते हैं एक बार। जैसे हम जानते हैं कि अपने फ़ोन में आप एक होता है इनकॉग्निटो मोड, उसको ऑन करते हैं तो जो आपका ब्राउजिंग डेटा होता है वो सेव नहीं होता है। अगर उसको ऑन नहीं करेंगे तो जनरल टर्म में वो आपका जो है आपके मोबाइल में आपके सेव होगा। तो ये क्या कह रहे हैं कि आप जो इनके पास अलग अलग जो एक टूल्स हैं, जैसा हम मानते हैं गूगल एनालिटिक्स होता है, गूगल एड मैनेजर होता है, प्लगइन्स अदर इनके प्लगइन्स होते हैं, तो उनके माध्यम से ये आपके इनकॉग्निटो ब्राउज़र डेटा को भी जो है ये किसकी साइट पे आप एक्सेस किए हैं उसको भी कलेक्ट करते हैं। और ये ऐसा देखने को पाया गया, जो आपकी जो 70 आपकी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं वो आपकी गूगल एनालिटिक्स जो है के द्वारा इम्प्लीमेंट, मतलब कि वो उनके द्वारा उसको इम्प्लीमेंट किया था। तो इससे क्या होता है, इससे कि वही जो आपकी प्राइवेसी है वो ब्रीच होती है।
तो देखिए क्या होता है इसमें, कैसे बता रहे हैं कि किस तरह जो है, और ये कह रहे हैं कि जैसे देखिए, अगर आप जब भी आप लॉगिन करते हैं, कोई भी ऐसा ओपन करते हैं, तो जो आपका यूज़र का आईपी है, जो आपका यूआरएल है, और काफ़ी आपकी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑटोमेटिकली जो उनका गूगल टूल है, गूगल एनालिटिक्स है, उनके पास पहुंच जाती है। तो इससे आपका प्रिवेसी का ब्रीच होता है। और जो दो हमने लॉ की बात किया था, फेडरल वायर टैप एक्ट और आपका कैलिफोर्निया का प्रिवेसी एक्ट, तो वो दोनों क्या कहता है, वो आपका जो फेडरल वायर टैप एक्ट है, वो ये अलाउ नहीं करता है किसी भी आपके डेट, आप किसी कोई भी आपके प्राइवेट कंपनी है, तो वो आपके चाहे वायर के माध्यम से आपका डेटा हो, चाहे वो ओरल हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से, कोई भी डेटा का अगर ट्रांसफ़र है या कोई इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको जो है वो क्या कहते हैं कि उसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकती है। ये ऐसा उनके लॉ में ये जो है बताया गया है। यही सेम लॉ जो है आपका मेनली जो हमने बात किया आपका कैलिफोर्निया लॉ, उसमें भी ये बताया गया है मेनली। तो एक बार, ये पहला केस नहीं है, इसमें एक एग्जांपल भी दे रहे हैं कि जो एरिज़ोना वहाँ का एक यूएस का स्टेट है, तो वहाँ के जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने भी एक केस फाइल किया था। उसमें ये बताया गया था कि उनके लोकेशन को, उन्होंने अपना लोकेशन, जैसे आप जानते हैं मोबाइल में लोकेशन होता है, उसको ऑफ कर दिए थे, उसके बाद भी उनके लोकेशन को ट्रेस किया गया था। तो ये मेनली जो है इनके कुछ बता रहे हैं, कुछ इश्यूज़ जो हैं आपके गूगल से जुड़े हुए हैं। तो ये हुआ हमारा आर्टिकल फ्रेंड्स। दूसरा आर्टिकल हमारा का है, दूसरा आर्टिकल हमारा जीवीए और जीडीपी से जुड़ा हुआ आर्टिकल है। तो देखिए फ्रेंड, जीवीए क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड। जीडीपी का होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखिए जो आपका जीवीए और जीडीपी में क्या अंतर है, पहले तो इसको हम जान लेते हैं। तो देखिए जीडीपी क्या है, हमने बात किया ग्रॉस वैल्यू, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, और जीवीए क्या है, ग्रॉस वैल्यू एडेड। मतलब क्या है कि देखिए जब आपका कोई भी आपका प्रोडक्ट है, जब वो कई स्टेज में आके बनता है, और फिर हम लोग को जो फाइनल प्रोडक्ट, मान लीजिए आपका मोबाइल है, ठीक है, जब वो आप उसको अपने पास, जब वो मार्केट प्राइस में ख़रीदते हैं, लेकिन वो पहले कई कई स्टेजों से होके गुजरता है। तो वो जब, जैसे मान लीजिए जब वो बैटरी बन के आता है, ठीक है, जब वो जो कह सकते हैं कि एक पैकेजिंग फॉर्म में आता है, तो हर स्टेज में एक वैल्यू को ऐड किया जाता है। तो उन सभी वैल्यू एडिशन को जो है हम लोग आपका कह सकते हैं कि अगर उनको डिडक्ट कर देते हैं, ठीक है, अगर उनको सिर्फ उनकी वैल्यू को ऐड करते हैं, ठीक है, जो फाइनल हमारा है, और उसको एडिट करते हैं, तो हमारा जो ग्रॉस वैल्यू एडिट है वो हम पाते हैं। ये ऐसा आपका ग्रॉस वैल्यू एडिट होता है। ठीक है, और फिर जो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, ये आपका जो मेनली जो भी आप डोमेस्टिक आपका प्रोडक्शन हो रहा है उसको, ये है। ठीक है, उसको हम अभी आगे देखेंगे उसमें। तो इसमें कह रहे हैं कि 2015 में क्या हुआ था, 2015 में हमारा इंडिया ने जो है आपका जो जीडीपी होता है मेजरमेंट, वो आपका जीवीए उन्होंने अपना लिया था। जीवीए के माध्यम से वो करते हैं, और ये ऐसा कहना है कि जो आपका यूनाइटेड नेशन का जो सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स है उससे पूरा मतलब मैच करता है। ठीक है, तो ये ऐसा इन्होंने बताया। तो वही बात कर रहे हैं कि जीवीओ को डिफाइन कर रहे हैं। जीवीओ मतलब क्या है कि जो भी आपका आपका आउटपुट है, अगर वो आपके जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन हुआ है उसमें से माइनस कर देंगे, तो आपका आपका जो ये जीवीए है वो मिलता है। ठीक है, और तो ये मेनली इसमें बताते हैं। तो अगर हम बात करते हैं आगे आगे हम देखते हैं, तो आगे ये बात कर रहे हैं कि किस तरह जीवीए को कैलकुलेट किया था, और उसमें क्या सरकार ने चेंजेस किए, पहले क्या था और अब क्या हुआ है। तो पहले जो है हम जीडीपी को एज अ फैक्टर कॉस्ट पे जो है मेजर करते थे, लेकिन अब हम जो है क्या करते हैं, अब हम जीवीए को बेसिक प्राइस पे जो है मेजर करते हैं। तो ये बेसिक प्राइस क्या है, फैक्टर कॉस्ट क्या है, इसको हम देख लेते हैं एक बार। तो देखिए बेसिक प्राइस क्या होता है, बेसिक प्राइस मतलब होता है कि जब आपका प्रोडक्ट जो है आपका प्रोडक्शन यूनिट से निकल के आप किसी भी रिटेल शॉप, मतलब जो आपका प्राइस जब वो प्रोडक्शन यूनिट से निकलता है, तो वो आपका मेनली बेसिक प्राइस होता है। फैक्टर क्या कॉस्ट क्या होती है, मतलब उसके पहले की कॉस्ट की बात कर रहे हैं, मतलब कि जब आपका वो उस दौरान जब वो पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस में एक कह सकते हैं स्टेजेस में होकर गुजर रहा है, तो वो आपका फैक्टर कॉस्ट होगा। और जब आपका मार्केट प्राइस, जिस प्राइस पे आप मोबाइल को मान ली परचेज कर रहे हैं, तो वो आपका मार्केट प्राइस होगा। तो ये मेनली बात करते हैं। अभी इस समय जीवीए एट बेसिक प्राइस को हम करते हैं मेजर, और जो आपका बेस ईयर है वो 2004-05 था पहले, और उसको 2011-12 कर दिया गया है। तो ये देखिए जो आपका बेस ईयर होता है, तो ये कैसे तय किया जाता है, तो ये मेनली मान लीजिए 2004-05 में आपके यहाँ कंट्री में मोबाइल का प्रोडक्शन बहुत नहीं था, लेकिन 2011-12 में मोबाइल का प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ गया, तो उसको मेज़र उसमें करते हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं, नए सेक्टर हैं, जिसको उसमें जैसे मतलब कि इसमें देखिए आपका, अगर हम इसको शॉर्ट में कहें, तो जो आपका बेस ईयर होता है वो जो है
किसी मान लीजिए का 2017-18 का आपको जीडीपी निकालना है, तो उससे मेज़र करके एक कितना ग्रोथ है वो मेज़र करते हैं। ये मेनली उसका पर्पस होता है। और कैसे आपका जो बेस ईयर है उसको हम मेज़र करते हैं, उसको कैसे चुना, मान लीजिए 2011-12 चुना गया तो वो क्यों चुना गया है। तो देखिए जो आपका ईयर जो है लेस फ्लक्चुएटिंग होता है, मतलब जहाँ पे जो आपके ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं किया, मतलब ऐसा नहीं कि किसी आपका क्वार्टर ईयर में अब आपके किसी क्वार्टर में जो है 2% ग्रोथ हुई है, तो और आपके चौथे क्वार्टर में जो है मतलब डायरेक्टली 8% हो गई, मतलब कि आपका चारों क्वार्टर में जो है मेनली आपका मतलब कि एक कांस्टेंट ग्रोथ हुई हो। तो ऐसे ईयर मतलब कि जो ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग ना हो, स्टेबल ईयर हो, उसको लेते हैं। और एक कह सकते हैं कि जो एक सिग्निफिकेंट चेंजेस आपके अलग सेक्टर में आए हैं उनको इंक्लूड करने के लिए बेस ईयर को लिया जाता है। तो आपका 2011-12 अभी बेस ईयर हो गया है। तो ये मेनली कि इसकी जो है बात करते हैं। तो देखिए जब जीडीपी हम करते हैं कैलकुलेट को, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें जो आपका सब्सिडी होता है, सब्सिडी को ऐड करते हैं और जो आपका टैक्सेस होता है उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये मेनली जो है किया जाता है। हाँ, तो ये इसमें किया था अभी। और तो अगर हम करते हैं जीवीए को, तो जीवीए जो आपका एनएसओ है, आपका नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है, वही एस्टिमेट करता है कितना आपका ग्रोथ रेट हुआ है। तो अभी देखिए उसको किस किस तरह मेजर करते हैं। तो जो आपके 8 जो आपके ब्रॉड कैटेगरी हैं जिसमें आपके गुड्स और सर्विसेज आते हैं उसको इंक्लूड करते हैं। पहला क्या है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग। दूसरा क्या है, माइनिंग, क्वायरिंग। तीसरा क्या है, मैन्युफैक्चरिंग। चौथा क्या, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई। पांचवा क्या है, कंस्ट्रक्शन। छठवा क्या है, ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सर्विसेज रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग। सातवां क्या है, फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज। आठवां क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस एंड। तो ये मेनली आपकी 8 आपका गुड्स और सर्विसेज को इसमें इंक्लूड किया था। तो अभी जो आपका जीवीए नंबर है वो देखिए, नंबर तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्यों अभी ज़्यादा आप क्या कहते हैं कि अटेंशन मिल रही है इसको। तो अटेंशन इसलिए मिल रही है क्योंकि जो आपका सर्विस सेक्टर है, जो सबसे ज़्यादा जीवीए में कह सकते हैं कि एक उनका रोल होता था, उनका एक पार्ट होता था, वो काफ़ी आपके जो आपका जो क्वार्टर होता है, क्वार्टर क्या होता है फ्रेंड्स, आपका पूरे साल को जो है 4 क्वार्टर में डिवाइड करते हैं। ठीक है, 3-3 महीने में आपको जो है उसको करते हैं डिवाइड। तो जो आपका एनएसओ है वो ईयरली करता है मेजरमेंट, और जो 3-3 महीने सॉरी 4 क्वार्टर का भी ग्रोथ को जो है वो मेज़र करता है। ये मेनली इसमें ऐसा करता है। ठीक है, तो जो अभी क्या हुआ, अभी सर्विस सेक्टर जो हमेशा से बूम किया अपने इंडिया में, वो उसमें थोड़ा ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट थोड़ा सा कम हुई है, मतलब काफ़ी कम देखने को मिली है। लेकिन बजाय अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर जो हमेशा से कम हुआ है, वो थोड़ा सा इम्प्रूव किया है। ठीक है, और जो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें भी काफ़ी उसको भी उसमें एक कहते हैं ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये ऐसा मेनली जो है देखने को बता रहे हैं। तो देखिए जो कह रहे हैं कि जैसा जीवीए डेटा को क्यों लें, क्यों रेलेवेंट है, बल्कि हम देखिए जीडीपी को ही हमेशा मेजर करते हैं, क्यों हम जीवीए को लें, ऐसा ये इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये पूरा एफएक्यू वाला पार्ट है। तो देखिए जो आपका जीवीए होता है मेनली, तो जीवी का होता है ये मेनली आपका कह सकते हैं कि सप्लाई साइड को मेज़र करता है। ठीक है, लेकिन जो आपका जीडीपी होता है फ्रेंड्स, वो आपका पूरा जो कह सकते हैं कि जो आपका डिमांड साइड है उसको मेज़र करता है। ठीक है, तो ये इसीलिए जो जीडीपी है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो जाती है, इसलिए हमेशा हम चलते हैं जीडीपी के बारे में टर्म में बात करते हैं। तो अगर और जो एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है, तो अगर उस पर हम बात करें तो जीवीए जो है वो हर नेशन जो है अपने यहाँ करता है, क्योंकि अगर हम अपने यहाँ कंट्री में ओवरसीज़ के इन्वेस्टमेंट भी हमारे यहाँ इंडिया में आते हैं। ठीक है, तो अगर उनको अट्रैक्ट करना है तो जो ग्लोबली अप्लाई जो ग्लोबली एक्सेप्टेड एक नॉर्म है उसको हमको एक्सेप्ट करना आवश्यक है। तो ये मेनली हम इसलिए करते हैं। तो देखिए अंत में बात करते हैं कि क्या इसके ड्रॉबैक हैं जीवीए के। तो जीवीए के ड्रॉबैक बता रहे हैं कि देखिए जो आपकी ये मेथोडोलॉजी है वो उसमें काफ़ी कमियां हैं, पहला बता रहे हैं। दूसरा बता रहे हैं कि 2000 जो आपका 11-12 का बेस ईयर तय किया गया, उससे जो आपका ग्रोथ जीडीपी ग्रोथ है उसमें काफ़ी ओवर एस्टिमेशन देखने को मिला हुआ। तो ये मेनली इसके बता रहे हैं मेनली। ठीक है, तो ये पूरा इसमें बात करते हैं फ्रेंड्स। और आगे इसमें एक और इसमें पॉइंट है वो मैं मेंशन करना भूल गया। इसमें कह रहे हैं कि जो आपका जीवीए है इससे जो आपका फॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और जो कह सकते हैं कि जो एक आउटकम है उससे काफ़ी एक डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है। तो ये मेनली इसके कुछ लिमिटेशन बता रहे हैं फ्रेंड्स। अंत में क्या है, अंत में एक कोविड-19 से जुड़े हुए कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उसको हम अलग वीडियो में आपको फॉर्म करके इसमें अभी वीडियो में डालेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है फ्रेंड्स, तो थैंक यू।